वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग रीट 2012 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये है लेवल 1 का लैंग्वेज 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर सेक्शन में 30 सवालात होते हैं, तो सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि इस सेक्शन में 30 सवालात दिए गए हैं और तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है ये। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 61 उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये आप सभी को पता होगा, उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। पहला ऑप्शन दिया था फ़ारसी, दूसरा ऑप्शन अरबी, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है तुर्की। तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है लश्कर। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है लश्कर। जिस तरह फ़ौज में अलग अलग जगह के लोग आते हैं, अलग अलग मज़हब, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं, उसी तरह से उर्दू में भी अलग अलग ज़बानों के अल्फाज समाये हुए हैं जो कि उर्दू के होकर रह गए हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो लश्कर किस ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है। बस सिंपल ये कह रहे हैं, अगर आप बच्चे को ज़बान सिखाना चाहते हैं, जैसे कि अलिफ बे ये सब अगर आप सिखाना चाहते हैं ज़बान, क्योंकि ये ज़बान आप सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज आप सॉल्व कर रहे हैं, पोर्शन क्या है उर्दू लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पेडागोजी के जो क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगे। तो बच्चे को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों को। जब कभी भी आ जाए कि बच्चों के लिए, तो सबसे ईजी जो तरीका होता है वो बच्चों को तस्वीरों के ज़रिए सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा तस्वीर देखकर अट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन 1 क्या है, तस्वीरों के ज़रिए। ऑप्शन बी क्या है, किताबें पढ़कर। हमेशा हायर लेवल में किताबें पढ़कर बच्चा सीखता है। जब कभी भी आप पीजी का कोर्स करें या इससे ज़्यादा आप हायर लेवल की जब पढ़ाई करते हैं, तब आप खुद से किताबें पढ़ पढ़ कर सीखते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, बच्चे जो होते हैं वो तस्वीरों के ज़रिए आप उन्हें सिखाएंगे। सी देखिए क्या है, रेडियो सुनकर। अगर यहाँ पे आता कि बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, प्रोनाउंसिएशन सही करना है, तब आप आंसर करते रेडियो सुनकर। हमेशा रेडियो जो सुनाया जाता है वो बच्चे को उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए सुनाया जाता है। यहाँ पे सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, तख्ती लिखकर। सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएंगे, उसे पहचानवाएंगे चीज़ें, उसके बाद आप लिखना सिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, तस्वीरों के जरिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, तुलबा की सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए। यानी कि आप एक स्टूडेंट को किस तरह जज कर सकते हैं, यानी किस तरह उसे पहचानेंगे कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। सिंपल ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बस्ते का वज़न देखकर। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चा बैग में हर सब्जेक्ट की बुक्स ला रहा है और कॉपी ला रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो आप किसी को भी उसके बस्ते का वज़न देखकर नहीं जज करेंगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा है या ये बच्चा बुरा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। बी देखिए क्या है, सबक पढ़वा कर। सी देखिए क्या है, उसका चेहरा देखकर। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा, अगर देखने में आप नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे को आता होगा, यानी कि चेहरे से आप जज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखकर ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसे आता होगा। बहुत ही कॉन्फिडेंस लेस भी होते हैं कुछ बच्चे। तो आप किसी को उसके चेहरे से या उसकी पर्सनालिटी से जज नहीं करेंगे, ठीक है। डी देखिए क्या है, डांट डपट कर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, सबक पढ़वा कर। जब आप किसी से सबक पढ़वाएंगे तब आप उसे जज कर पाएंगे, अंदाज़ा लगा पाएंगे उसकी सलाहियतों का कि वो बच्चे का लेवल क्या है, उस बच्चे का लेवल क्या है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सबक पढ़वा कर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, डॉल्टन प्लान का तजुर्बा किस सन में किया गया। अगर इसका सिंपल आंसर बताएं, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है डॉल्टन प्लान, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगी कि क्या है ये प्लान और किस सन में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तजुर्बा किस सन में किया गया, तो 1920 में किया गया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे 1930 है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है 1947 और ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है 1920, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 1920 में यहाँ पे यानी कि इस सन में इसका तजुर्बा किया गया था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप लोग बताइएगा। डॉल्टन प्लान को हेलन पार्क हस्ट ने डॉल्टन शहर में 1920 में यानी कि इसका तजुर्बा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तजुर्बे का मतलब यहाँ पे है कि ऐजाद कब किया था, तो यहाँ पे 1920 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ज़बान सीखने में दर्ज झेल जदीद आलात मुआविन साबित हो सकते हैं। सिंपल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ज़बान सीखने में दर्ज झेल यानी कि जो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से जदीद यानी कि नया, आलात मतलब क्या होता है, टूल होते हैं, औजार जिसे कह सकते हैं आप, मुआविन यानी कि हेल्पफुल कौन से औजार साबित होंगे ज़बान सीखने में। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो ये सिंपल सी बात है, आजकल घर बैठे आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 ही, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है, मोबाइल। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप मोबाइल से क्या कर लेंगे, तो इंटरनेट मेन है, उसके बाद मोबाइल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है घड़ी और डी ऑप्शन दिया है माइक्रोवेव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह आमादा किया जाए, यानी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट आगे हो, डेवलप हो। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या दिया है, उन पर सख्ती की जाए। किसी भी बच्चे को या किसी भी चीज़ को आप सख्ती से नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, उनके सरपरस्तों से शिकायत की जाए। आप उनके पेरेंट्स से शिकायत करेंगे बार बार, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए, यानी कि जो भी वो उस बारे में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप उनसे पूछें, वो उससे रिलेटेड जो भी आपको बताएं तो आप उसको पहले अहमियत दें, यानी कि आप उनसे कहें अच्छा तुमने ऐसा क्यों सोचा है, फिर आप उसे सही करें, यानी कि आप उनके मशवरों को अहमियत दें। ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर कर दें या आप कह दें तुम तो शांत रहो, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनो, तो ऐसा आप नहीं बिहेवियर रखेंगे। आप जो भी वो बच्चा सोच रहा है, जो भी मशवरे, यानी कि मशवरे का मतलब ये नहीं कि आप उनसे राय ले रहे हैं, बल्कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको बता रहे हैं तो आप उसको सुने कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग किस तरह की, फिर आप उससे करेक्ट करें इस तरह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तदरीस का माकूल गुर क्या है, यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि तदरीस यानी कि टीचिंग, यानी कि शिक्षण कार्य किस तरह करना चाहिए, टीचिंग किस तरह करनी चाहिए। एक टीचर बनने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टीचिंग किस तरह की जाए, इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, बहुत से टीचर बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो अपनी नॉलेज को बच्चों के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। बच्चा उनकी नॉलेज को समझ नहीं पाता है और उनसे कुछ हासिल नहीं कर पाता है। तो टीचिंग कैसी की जाए, ये ज़रूर आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी कि सबसे पहले आप बच्चों को सिंपल सिंपल चीज़ों से आगाह करें, उसके बाद उनकी मुश्किलात यानी कि उनके पार्ट्स हैं, जैसे कि पेड़ के बारे में आपने बता दिया कि ये पेड़ है, फिर आप उसके पार्ट्स बताएं कि ये जड़ें होती हैं, यहाँ से रूट से पानी जाता है, लीव्स होते हैं, यहाँ पे खाना बनता है, यानी कि लीव में ही पेड़ों का खाना बनता है। इस तरह से आप बाद में उसकी डिटेल बताएं, लेकिन पहले सिंपल आप बताएं कि ये पेड़ होता है इसका, ये पेड़ है इसका, इस तरह से आसान से मुश्किल की तरफ चलें। बी ऑप्शन दिया है तुलबा को उनके हाल पर छोड़ दें। तो देखिए, ये तो नहीं करेंगे, आप टीचिंग का कार्य करने आए हैं, तो आप बच्चों को कुछ सिखाने आए हैं। सी ऑप्शन क्या है, सबक की मुश्किलात से आगाह करें। आप सबक में जो भी मुश्किल है आप उससे आगाह तो करेंगे, लेकिन आप उसे सॉल्व भी करेंगे। आप सिर्फ उसे बता नहीं देंगे कि ये चीज़ें मुश्किल है, लेकिन उसे किस तरह आप समझाएंगे, किस तरह आप उन्हें ईजी करेंगे, ये एक टीचर का काम होता है। या फिर डी ऑप्शन है मंतकी अंदाज इख्तियार करें। मंतकी, अगर आप इसे हिंदी में समझे तो तर्क इसका मतलब होता है, तो मंतकी अंदाज इख्तियार करना ये भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, आसान से मुश्किल की तरफ चलें, यानी कि पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। उर्दू ज़बान तुलबा को किस तरह सिखाई जाए। क्वेश्चन क्या है, उर्दू ज़बान। बेसिकली कोई भी ज़बान की बात हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि इंग्लिश ले लीजिए। इंग्लिश अगर कहा जाए कि इंग्लिश बच्चे को आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स आप पढ़ाएंगे, फिर उसमें से वॉवल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, ये सब पढ़ाते हैं। उसी तरह से हिंदी को ले लीजिए। हिंदी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, आप वर्णमाला, यानी कि आप वर्णमाला पहले याद करवाएंगे, पहचानवाएंगे। उसी तरह से उर्दू ज़बान अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
उर्दू हरूफ तहजी शनाख्त करवाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है। पहले उर्दू हरूफ तहजी यानी कि जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो पूरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उर्दू के, आ बा, ये सब आप क्या करेंगे, ये सब आप शनाख्त करवाएंगे। शनाख्त यानी कि आप पहचानवाएंगे, बच्चे को याद करवाएंगे, फिर आप उर्दू ज़बान आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हरूफ तहजी की शनाख्त करवाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबा का तलफ़ुज़ यानी कि तुलबा का प्रोनंसिएशन किस तरह बेहतर होगा, यानी कि ऐसा आप क्या करें जिससे जो प्रोनंसिएशन है वो करेक्ट हो जाए। पहला ऑप्शन क्या है, सबक की बुलंद ख्वानी। ठीक है, जैसे कि होता है एक बेइज्जती होता है और एक होता है एक होता है बेइज्जती कर दी और एक होता है बेइज्जती कर दी। तो अगर आपको तलफ़ुज़ यानी कि उच्चारण उसका करेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, सबक की बुलंद ख्वानी। बुलंद ख्वानी क्या मतलब होता है, बुलंद ख्वानी का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। ठीक है, बुलंद मतलब ज़ोर ज़ोर से, ख्वानी यानी कि पढ़ना। तो सबक की यानी कि चैप्टर की बुलंद ख्वानी अगर आप करेंगे, एक टीचर करेगा तो एक बच्चा सुनेगा टीचर को, और टीचर जो कोई भी जब टीचर बनता है तो उसका जो प्रोनंसिएशन है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका जो जो जिस भी क्लास में वो पढ़ा रहा है, जो इसका जो भी उसका स्टूडेंट है वो उसको सुनेगा, तो वैसे ही बोलेगा जैसा एक टीचर बोल रहा है। अगर एक टीचर का प्रोनंसिएशन करेक्ट नहीं है तो कभी भी उसके स्टूडेंट का प्रोनंसिएशन करेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए टीचर बनने से पहले आप अपना प्रोनंसिएशन करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सबक की बुलंद ख्वानी, बी ऑप्शन दिया है सबक की नकल करना, तो नकल करने से उसका प्रोनंसिएशन करेक्ट नहीं हो जाएगा। डी देखिए क्या दिया है यहाँ पे, किसी तरह नहीं, और सी यहाँ पे दिया है मुश्किल अल्फाज की मायनी लिखना। तो अगर आप मुश्किल अल्फाज की मायनी लिखेंगे तो इससे बच्चे का प्रोनंसिएशन, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सबक की बुलंद ख्वानी से ही बच्चे का प्रोनंसिएशन करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, तुलबा से क्या अमली काम करवाया जाए। देखिए यहाँ पे उर्दू आप सॉल्व करें, कि उर्दू का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे उर्दू से रिलेटेड ही अमली काम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैदान में खेलने के लिए कहा जाए। अगर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे होते या मोरल एजुकेशन आप पढ़ रहे होते सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 लगाते कि मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, जिससे वो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़े। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि ये उर्दू का पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्या है, नज़में या कहानी सुनी जाए। सी ऑप्शन क्या है, तस्वीरें बनवाई जाए। ये आर्ट का नहीं है सब्जेक्ट, जो तस्वीरें आप अमली काम में तस्वीरें बनवाएंगे, ये उर्दू है। डी क्या है, सबक सुनाया जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि नज़में या कहानी सुनी जाए। यही क्या है, यही एक अमली काम है, यानी कि एक प्रैक्टिकल वर्क है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा लफ्ज़ सही है। बेसिकली बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है, खास की। तो खास यहाँ पे देखिए, इससे ऐसे नहीं लिखा जाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पे करेक्ट है ऐसे, खास, ये करेक्ट स्पेलिंग है, सही लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है। यहाँ पे किताब का नाम दिया है कि पंजाब में उर्दू जो है ये किसकी लिखी हुई किताब है। पहला ऑप्शन है मसूद हुसैन खान की, बी ऑप्शन है हाफिज़ महमूद शिरानी की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाफिज़ महमूद शिरानी की लिखी हुई किताब है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस सन में ये लिखी गई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो 1928 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है, तब तो आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, और किस सन में, तो 1928 में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, हाफिज़ महमूद शिरानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एराब किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अरब में रहने वाले लोगों को, या फिर बी ऑप्शन दिया है अरबी ज़बान को, सी ऑप्शन दिया है अरब की एक सवारी का नाम है, या डी ऑप्शन है ज़ेर ज़बर पेश की अलामतें। तो देखिए एराब क्या होता है, एराब होता है ज़ेर ज़बर और जो पेश होता है, इसी को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। उर्दू में आपको एराब लगे हुए नहीं दिखते होंगे, लेकिन अरबी ज़बान में ज़रूर एराब लगे होते हैं। लेकिन उर्दू में इतना कमांड हो जाता है कि हम लोग एराब के साथ ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लगे हुए एराब नहीं दिखते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तजदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? तजदीद का सिंबल इस तरह होता है, इस अल्फाज में भी लगा है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? क्या मुशद्दद कहलाते हैं या मुसद्दस कहलाते हैं? तो ये मुशद्दद कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है, मुशद्दद कहलाते हैं। मुसद्दस मतलब तो 6 होता है, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 75। इस तरह से यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। ये जो सिंबल है, अगर आप इसे जूम करके देखें तो इसमें दो इस तरह से निशान बने हुए हैं। ये जो अलामत है ये क्या कहलाती है? सिंपली पूछे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तशदीद का सिंबल इस तरह होता है, उसी तरह पर ज़ेर है, ज़बर है, और ये जो पेश है इस तरह से होता है। तो ये क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये अलामत क्या कहलाती है? तो इसे तनवीन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है, तनवीन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, और वो कि कौन से हरूफ कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है इब्जद, दूसरा ऑप्शन है हरूफ अत्फ। तो इन तीनों को हरूफ अत्फ कहते हैं। आप डिटेल में पढ़िएगा हरूफ वाला चैप्टर, तो आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि इब्जद किसे कहते हैं। इसको मैंने पढ़ाया भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हरूफ अत्फ। इसकी भी किस्में होती हैं और इन तीनों को भी अलग अलग डिस्क्राइब करा जाता है इनकी किस्मों के अंदर। तो आप इसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल भी पता चलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरूफ अत्व कहते हैं, और वो की को। अगला क्वेश्चन है इस्म से वो इस्म जिससे किसी खास शख्स, जगह या किसी खास चीज़ का नाम समझा जाए क्या कहलाता है? यहाँ पे पूछे हैं जिससे किसी खास शख्स का इस्म यानी कि नाउन। तो ऐसा ऐसा इस्म या ऐसा नाउन जिससे किसी खास यानी कि किसी प्रॉपर पर्सन का, किसी प्रॉपर प्लेस का या किसी प्रॉपर थिंग का नाम समझा जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। उर्दू में कहें तो उसे इसमें खास कहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें खास नहीं लिखा है, इसमें मार्फा लिखा है। इसमें मार्फा का ही दूसरा नाम इसमें खास है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इसमें मार्फा। इसमें नकरा होता है कॉमन नाउन, इसमें मार्फा होता है प्रॉपर नाउन। दो किस्में आपको पढ़ाई थी, इसमें की दो किस्में होती हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। फिर इसके अंदर भी किस्में होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसमें मार्फा, जिसका दूसरा नाम इसमें खास होता है। अगर यहाँ पे खास वर्ड नहीं आता तब आपका आंसर होता है इसमें नकरा, कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे लिखा है किसी खास शख्स, जगह या किसी खास चीज़ का नाम समझा जाए, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसमें मार्फा, यानी कि इसमें खास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। दर्ज झेल में ज़मीर मुतकल्लिम कौन से हैं? ज़मीर मुतकल्लिम होता है बात करने वाला। ज़मीर मुतकल्लिम यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है वो, उनको। बी ऑप्शन दिया है तुम और तो, और सी ऑप्शन दिया है मैं और हम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैं और हम। मैं और हम जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम है। मैं सिंगुलर हुआ, हम प्लूरल हुआ। हम यानी कि वी, मैं क्या हुआ सिंगुलर, और हम क्या हुआ प्लूरल। तो मैं और हम क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम है। ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? बात करने वाला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आग बगूला होना का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्से में आ जाना। पहला ऑप्शन है आग जलाना, बी ऑप्शन है बहुत खफा होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही होगा, बहुत खफा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, आग बगूला होना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत खफा होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? क्या ये कहावत है या ये मुहावरा है? देखिए तशबीह तो नहीं है। तशबीह होती है जैसे किसी को किसी से मिसाल देना, उसका चेहरा चांद की तरह है, ठीक है। तो ये तशबीह नहीं है, ना ही ये इश्तियारा है। क्या ये कहावत है या ये मुहावरा है? ये मुहावरा नहीं है, बल्कि ये कहावत है। माइनर सा डिफरेंस होता है कहावत और मुहावरे में। तो ये कहावत है, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि इस शेरी इक्तिबास को पढ़कर ही आपको देना है आंसर। 81 से 85 तक की जो क्वेश्चन है वो इस शेरी इक्तिबास को पढ़कर आपको आंसर करना है। तो दर्ज झेल शेरी इक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 81 था 85 के जवाब लिखें। तो इसको पढ़ लीजिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूट पहना के सब्ज खलत उनको जवा बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तशबीह ख्वाह बनाया। तो ये हो गई शेरी इक्तिबास। इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। तो 81 क्वेश्चन है, इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की गई है
उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे अगर आप इसको भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको बताना है कि खुदा की तारीफ़ को क्या कहते हैं। क्या उसे गज़ल कहते हैं, मरसिया कहते हैं, या हमद कहते हैं, या नात कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हमद कहते हैं। जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे हमद कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जहाँ आसमां। यहाँ पे देखिए ये दिए हैं अल्फाज, तो ये कह रहे हैं क्या है। जहाँ आसमां, जवां, मेहरबां, ये क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस नज़्म में, यहाँ पे लिखा है जहाँ, यहाँ पे लिखा है आसमां, यहाँ पे लिखा है जवां, यहाँ पे लिखा है मेहरबां। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये काफ़िया हैं। ठीक है, इन्हें काफ़िया बोलते हैं। अगर पूछते आपसे कि बनाया बनाया, ये बनाया जो आया है ये क्या है, तो ये रदीफ़ होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जहाँ है, आसमां है, जवां है, मेहरबां है, ये क्या है। तो ये जो नज़्म में ये जो अल्फाज आए हैं इससे क्या बोलेंगे, इससे काफ़िया बोलेंगे। ठीक है, बनाया बनाया रदीफ़ होगा, लेकिन यहाँ पे पूछे हैं जहाँ, आसमां, जवां, मेहरबां, तो ये काफ़िया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, काफ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पहना के सब्ज़ खलत उनको जवा बनाया में कौन सी सनत है। ये जो ये लाइन है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। पहला ऑप्शन है हुस्न तालील, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हुस्न तालील सनत का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं कि हुस्न तालील क्या होता है, तो हुस्न तालील वो सनत है जिसमें बात का असल सबब तो कुछ और होता है, लेकिन शायराना तौर पे उसका सबब कुछ और ही बयान किया जाता है जो हकीकत में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हुस्न तालील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। ये लाइन में पूछा जा रहा है कि रदीफ़ क्या है, रदीफ़ का लफ्ज़ कौन सा है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कुछ अल्फाज दिए थे, तो मैंने बताया था वो क्या है, वो काफ़िया है। लेकिन हर लाइन में जो बनाया बनाया आया है वो रदीफ़ है। तो यहाँ पे यही पूछें कि इस लाइन में रदीफ़ क्या है, तो रदीफ़ क्या है, बनाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, खलत के लफ्ज़ी मायने क्या है। पहला ऑप्शन है कीमती लिबास जो किसी बादशाह की जानिब से किसी को एजाज़ में दिया जाए। तो इसका यही मतलब होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। उसके आगे जो 86 से लेकर के 90 तक की क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से हैं, तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, आंधी थम गई है में फ़ेल किस लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है। फ़ेल यानी कि क्रिया, काम क्या हो रहा है, आंधी क्या है, थम गई है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, थम गई। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, थम गई। बी दिया है आंधी, सी दिया है गई है, और डी दिया है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, थम गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, दर्ज झेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। आसमां, खिड़की, या फिर अंधेरा, या फिर है पट। तो करेक्ट आंसर है खिड़की। खिड़की क्या है, खिड़की मुअन्नस है। मुअन्नस यानी कि फेमिनिन जेंडर, स्त्रीवाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा में मफ़ऊल कौन है। तो देखिए वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा, तो यहाँ पे जो खिड़की है वो मफ़ऊल हुआ, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वो करीब आती जाती थी में फ़ाइल कौन है। तो वो जो है वो क्या है, फ़ाइल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अंधेरा कुछ कम हो गया में कौन सा फ़ेल है। क्या ये फ़ेल मुस्तकबिल है, यानी कि क्या ये फ्यूचर है, या फिर फ़ेल हाल, ऑप्शन सी यानी कि प्रेजेंट टेंस है, या फिर फ़ेल माजी, माजी यानी कि पास्ट टेंस है। तो ये फ़ेल माजी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।